हाय, दिस इज़ डॉक्टर अंशिता सिंह राठौर। आज मैं बात करने वाली हूँ एक्जिमा के बारे में, यानी कि डर्मेटाइटिस। बहुत ही कॉमन सी बीमारी है। आजकल हम काफ़ी बच्चों में एक्जिमा की प्रॉब्लम देख रहे हैं और ये मौसम विंटर का सीज़न आते ही, अक्टूबर आते ही एक्जिमा के केसेस इंक्रीज़ भी हो जाते हैं और सिम्टम्स फ्लेयर अप हो जाते हैं और तुरंत लोग डॉक्टर के पास भागते हैं। एलोपैथी में यूजुअली एक्जिमा के लिए बहुत लिमिटेड ट्रीटमेंट अवेलेबल है। मोस्टली दे विल गिव स्टेरॉइड ऑइंटमेंट्स। अगर एक्जिमा बहुत सीवियर है तो वो टैक्रोलिमस और इस तरह की क्रीम्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें ज़ाहिर सी बात है हम लोग यूज़ करना नहीं चाहते हैं, एटलीस्ट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। इवन शॉर्ट टर्म में भी मैंने देखा है कि वो उस टाइम के लिए ठीक हो जाता है, बट देन नई प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। यूजुअली एज़ पर आवर टेक्स्ट बुक्स एंड एज़ पर आवर एक्सपीरियंस ऑल्सो, एक्जिमा सप्रेस होने के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह ट्रिगर हो जाता है और एक्जिमा और अस्थमा ऑल्टरनेशन में भी चलता है, एक घटा और एक बढ़ा। ऐसे बहुत सारे बच्चों में होता है और बड़ों में भी कभी कभी होता है ऐसा, पर ज़्यादातर हमने बच्चों में ये चीज़ देखी है। तो एक्जिमा सप्रेस करना जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और बहुत सारे बच्चे जब हमारे पास रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं और हम उनसे हिस्ट्री पूछते हैं पुराना, तो हमें पता पड़ता है कि उन्हें कुछ साल पहले एक्जिमा था या लास्ट ईयर उन्हें एक्जिमा हुआ था, वो ठीक हुआ है विद स्टेरॉइड यूज़ एंड नाउ दे हैव डेवलप्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड हर बार उन्हें ब्रोंकाइटिस, अस्थमा ये सब हो रहा है। तो इसके लिए क्या करें हम? एक्जिमा के लिए मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिकमेंड करूँगी। आप नियर बाय होम्योपैथ से मिलिए, ठीक से ट्रीटमेंट लीजिए, उसको जड़ से ख़त्म करिए। अगर वो ठीक से ट्रीट किया गया है तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स या अस्थमा वगैरह ट्रिगर नहीं होता है यूजुअली। और इवन होम्योपैथ्स के लिए मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि एक्जिमा और अस्थमा के केसेस आपके पास जब भी आते हैं तो बहुत कॉशियसली उन्हें ट्रीट करिए। अगर हम उन्हें बहुत रूटीन सी मेडिसिन दे के, सुपरफिशियल प्रिस्क्रिप्शन दे के या सिरप्स वगैरह दे के, टिंचर्स यूज़ करके हमने सप्रेस किया कॉफ़ को या एस्थमा को, तो एक्जिमा वापस आने लगता है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ऑल द डॉक्टर्स हु आर लिसनिंग, बी वेरी केयरफुल वाइल ट्रीटिंग एस्थमा एंड एक्जिमा केसेस। एक चीज़ सप्रेस हो तो दूसरी बढ़ के निकलेगी। सो बी अवेयर, बी कॉशियस एंड रेमेडी सिलेक्शन ऐसा करिए जो कि दोनों चीज़ों को कवर करें। एनीवे, अब पेशेंट्स के लिए ये मैसेज है, अगर आपके बच्चों को या घर में किसी को भी एक्जिमा है तो विंटर में केयर कैसे करनी है। पहली चीज़, बार बार मॉइस्चराइज़ करना है। मॉइस्चराइज़ करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो आपके घर में अवेलेबल होती है वो है वैसलीन, पैराफिन, पेट्रोलियम जेली, ये और उससे बनी हुई चीज़ें, जैसे कि हम लोग कैलेंडुला का ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं जो वैसलीन बेस में ही है। सो वो थोड़ा सा इन्फेक्शंस भी प्रिवेंट कर देता है और वुंड हीलिंग, अगर घाव बन गए तो वुंड हीलिंग में भी हेल्प कर देता है। एट द सेम टाइम वो इमोलिएंट का काम भी करता है। तो ये तो हो गई लोकल एप्लीकेशन की। कई लोग कोकोनट ऑयल या कोई तेल लगाना प्रेफर करते हैं। उन्हें, अगर एडल्ट पेशेंट है, उन्हें लग रहा है कि तेल उन्हें सूट होता है तो आप तेल लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको ये देखना है कि आपको सूट क्या कर रहा है। जैसे बहुत से पेशेंट्स को मैंने देखा है, ऑलिव ऑयल जो है बच्चों के मालिश के लिए, जो जैतून का तेल होता है, ऑलिव ऑयल, वो सूट नहीं होता है। नहीं सूट होता है मत लगाइए, आप कुछ और ट्राई करिए, ठीक है। बट जो चीज़ एक बार सूट होने लगे, स्टिक बाय दैट, ओके। इसके अलावा स्क्रैच करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि नई स्किन जब आने लगती है और हम फिर से उसे स्क्रैच कर देंगे तो फिर से घाव बन जाता है और कभी कभी बहुत डीप क्रैक्स भी बन जाते हैं, जैसे कि आप इमेजेस में देख सकते हैं। कई बार बहुत गहरे घाव से बन जाते हैं और कभी कभी उसके ऊपर से इन्फेक्शन भी हो जाता है। स्किन अगर ब्रोकन है तो बैक्टीरिया आके उसको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो समटाइम्स बीच बीच में इन्फेक्शन के फेजेस आ जाते हैं, हमें उससे मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। कई बार एक्जिमा में लोग एंटी फंगल क्रीम्स यूज़ करते हैं। इचिंग शांत करने के लिए एंटी फंगल इफेक्टिव है, पर वो सही प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, प्लीज़ आप मत यूज़ करिए। कई लोग अपने मन मर्जी से वो इच गार्ड और अलग अलग चीज़ें लगाने लगते हैं, ये गलत प्रिस्क्रिप्शन है, ये फंगल की दवाई है, एक्जिमा की नहीं है। सो प्लीज़ आप ध्यान रखिए। अब हम फंगल की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, कई बार किसी को फंगल इन्फेक्शन के बाद भी एक्जिमा डेवलप हो जाता है, डर्मेटाइटिस डेवलप हो जाता है। बहुत दिनों तक फंगल रहा, फंगल ठीक हो गया, लेकिन खुजा खुजा के, इच कर करके स्किन डैमेज हो गई और वहाँ आसपास डर्मेटाइटिस डेवलप हो गया। ऐसा भी होता है। ऐसे केस में भी आप होम्योपैथिक अच्छे से ले सकते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलिए, ठीक से इलाज कंटिन्यू करिए। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी चल सकता है, 2 महीने से शुरू होकर 1 ईयर तक भी चल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सीवियरिटी। अगर बहुत सीवियर केसेस है तो 1-2 साल भी ट्रीटमेंट चलता है, अगर माइल्डर केसेस है तो 2-3 महीना ट्रीटमेंट चलता है। बच्चों का ट्रीटमेंट थोड़ा शॉर्ट टर्म होता है, क्योंकि बच्चे जल्दी हील होते हैं, बच्चों में हीलिंग फास्ट होती है। तो ये ध्यान रखिए। ऐसी चीज़ें जो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, एलर्जिक सिम्टम्स पैदा करती है, वो चीज़ें अवॉइड करिए। जैसे कि मैं बोलती हूँ, फूड कलरिंग अवॉइड करिए, पाम ऑयल अवॉइड करिए, जिस चीज़ों में पेस्टिसाइड कंटेंट ज़्यादा होता है वो चीज़ें अवॉइड करिए। एग्जॉटिक चीज़ें, बाहर विदेशी चीज़ें अवॉइड करिए। इवन वेस्टर्न डाइट, जैसे कि
चोकोज़ और वो बेगल्स और डोनट्स और जो वेस्टर्न फूड है जिसमें कि ग्लूटेन कंटेंट ज़्यादा है, चॉकलेट सिरप्स हैं, कलरिंग ज़्यादा है, हाई शुगर है, ये चीज़ें अवॉइड करिए। जितना हो सके ट्रेडिशनल फूड की तरफ आप वो करिए, क्योंकि उसमें केमिकल्स का यूज़ कम से कम होता है एंड देन एक्जिमा ट्रिगर होने के चांसेस भी कम होते हैं। रिसेंटली वी हैड कपल ऑफ केसेस जहाँ एक बच्चे को सेरेलैक के बाद एलर्जी ट्रिगर हुई, तो हाइज निकले और फिर वो एक्जिमा में कन्वर्ट हो गया थोड़े दिनों बाद, स्क्रैच कर करके। इसके अलावा देयर वाज वन मोर चाइल्ड, उसको ओरियो से हुआ, ओरियो खाने के बाद इन्फ्लेमेशन इंक्रीज़ हो गया। एक दो पेशेंट है जिन्हें बियर से होता है, बियर पीने के बाद इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। सोरियासिस के केस में भी ऐसा होता है। तो इन्फ्लेमेटरी फूड अवॉइड करेंगे, एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड खाएंगे, जैसे कि ताज़े फल, ताज़ी सब्जी, सब्जियों के स्मूदी, स्प्राउट्स, जो भी चीज़ें रॉ फॉर्म में अवेलेबल है नेचर में, वो चीज़ें इंक्लूड ज़्यादा करिए। उसमें आपको विटामिन ए और सी मिलेगा, जो कि वुंड हीलिंग के लिए और स्किन हीलिंग के लिए बेनिफिशियल है। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा खानी चाहिए। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए भी यही फूड है, आप ये चीज़ें ज़्यादा इंटेक करिए। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ स्प्राउट्स का इंटेक सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ द ओनली अलाइव फूड वी आर एबल टू ईट, जो ज़िंदा है, फ्रेश है एकदम, बिल्कुल घर में ही अवेलेबल है और उसमें कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, खर्चा तो ना के बराबर है। तो स्प्राउट्स, ताज़ी सब्ज़ी, इन सब का इंटेक आप बढ़ाइए, तो आपका वुंड हीलिंग बहुत अच्छा होगा, आपके स्किन और हेयर हेल्दी रहेंगे। तो अगर इवन इफ़ यू डोंट हैव एक्जिमा, ये चीज़ें आपको इंक्लूड करनी चाहिए अपनी डाइट में। सो प्लीज़ डू दीज थिंग्स, कंसल्ट अ होम्योपैथ फॉर योर एक्जिमा प्रॉब्लम, गेट इट सॉर्टेड परमानेंटली। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।